हाय ऑल। अभी हम देखेंगे 23 जनवरी का लेवल 2 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड 5774 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कितना कम से कम नंबर है जो कि हम न्यूनतम संख्या जोड़ दें इसमें जो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं? सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि ये नंबर कौन सी डिजिट के आसपास का स्क्वायर है। कुछ जोड़ना है मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, कभी जोड़ने के लिए पूछता है क्वेश्चन, कभी घटाने के लिए, तो हमको लीस्ट स्क्वायर पर पहुंचना होता है। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट क्या है? 4। अभी जैसे और बाकी के पेपर्स में सॉल्व करा रहा हूं तो उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हम लोग हमेशा जैसे 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखते हैं तो 2 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आता है और आपका 8 के स्क्वायर में आता है 64। यही दो नंबर हैं जिनमें कि आपका 4 आता है। बाकी 3 के स्क्वायर में आपका 9 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर में आपका 6 आ जाएगा, 16 हो गया ना। 5 के स्क्वायर की अलग कहानी है तो उसमें 5 आ जाता है, 6 के स्क्वायर में 36 आ जाता है, 7 के में 49 आ जाता है, तो वापस वो रिपीट होने लगता है और 9 के में 1 आ जाता है। तो सिर्फ यही दो नंबर हैं जिसमें कि आपका 4 आता है। तो मैं अब 4 आ गया, अब मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर लूँ तो ये हो गया मेरा या आइदर 2 और 8, दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। अब बचा 57। ठीक है, अब 0 से 9 तक के स्क्वायर में 57 कौन से स्क्वायर की पास की वैल्यू है? वो है आपका 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64। ठीक है, तो 64 तो हमारा 57 से ऊपर चला गया, तो हम किसके साथ जाएंगे? 7 का स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 7। अब ये नंबर हमारा क्या हो सकता है? या तो 72 हो सकता है या फिर 78 हो सकता है। अब मुझे दोनों का ही नहीं पता क्या होगा, तो एग्जाम हॉल में लाइक हम लोग अप्रोच करेंगे तो हमको नहीं पता क्या होगा। तो अब उस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा 75 का स्क्वायर। तो 75 का जब मुझे स्क्वायर निकालना है तो 75 के स्क्वायर में हमारी एक अलग ट्रिक होती है कि जैसे ये 7 दे रखा है तो 7 में 1 जोड़ दो, 7 + 1 8। अब 7 × 8 करो तो कितना हो गया 56, और ये 5 है तो 5 का स्क्वायर यहाँ लिख दो तो 25। अब ये देखो 5625 ये हो गया आपका 75 का स्क्वायर। तो 5625 जो नंबर गिवन है मेरे को उससे बड़ा है कि छोटा है? उससे छोटा है। ठीक है, तो मतलब 75 तक जब तक मैं जा रहा हूं तब तक मेरा स्क्वायर इस नंबर से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है 75 से एबव का चाहिए मुझे, मतलब आगे का स्क्वायर चाहिए। तो अब मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये नंबर जो है वो 76, 77 या 78 होगा। इन तीनों में से किसी एक का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। 5625 और 5774 लाइक बहुत नियर बाई नंबर हैं। 5625 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों नंबरों में, और जब ज्यादा डिफरेंस ना हो 100-200 के आसपास का तो लाइक लेस देन 100 हम लोग कह सकते हैं, 100 और 200, तो अप्रोक्सीमेट। अब इसमें कोई मैथमेटिकल वो नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए समझिए कि लाइक इसमें कम है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं छोटे वाले नंबर से शुरू करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे 4 आ रहा है और ये 6 का स्क्वायर 36। लाइक मैं कोशिश कर रहा हूं एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है फिक्स। तो मैं क्या करता हूं कि 76 का स्क्वायर चेक कर लेता हूं कितना होगा। 76 का स्क्वायर 36 और 42 मतलब 45, 42 4 49 और 4 53, तो 6 7 7 5। ठीक है, अब आप देखिए 5776 और हमको नंबर दिया है 5774। कितना डिफरेंस है? सिर्फ 2 का डिफरेंस है। अगर मैं इस नंबर में 5774 में +2 कर दूं तो ये 5776 बन जाएगा, जो कि मेरा 76 का स्क्वायर है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? 2। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आपको थोड़ा सा सही करना है। लाइक हमको पहले ये देखना है कि स्क्वायर किसका है, फिर उसके बाद 75 के रेस्पेक्ट में हम किस बड़े नंबर के साथ जाएंगे या छोटे नंबर के साथ जाएंगे, दोनों को कंफर्म करना है, और ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि कितना है। ठीक है,
अगर इसका नहीं होता तो फिर 77 के रेस्पेक्ट में देखते, फिर 78 के रेफरेंस में देखना पड़ता। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका टाइम ज़्यादा ले लेता थोड़ा। तो इसका आंसर हो गया 2। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 अ 4 डिजिट नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। लाइक 15y3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कोई भी नंबर मल्टीपल और डिविजिबल बाई 3 तब होता है जब उसका सम क्या हो जाए, 3 हो जाए। लाइक डिजिट्स का सम, सम मतलब डिजिट का सम। द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बाई। अब बाई की क्या है कि बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जिसमें कि ये आपका सेटिस्फाई हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ 1 + 5 + y + 3, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये हो गया 9 + y। ठीक है, अब ये बाई 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से तो डिवाइड हो ही रहा है आपका। वो 3 से डिवाइड कब कब होगा, y = 0 रखता हूं मैं, तो 9 + 0 9, ये हमारा 3 से डिविजिबल है। y = 1 रखता हूं तो 9 + 1 10, डिविजिबल नहीं है। y = 2 रखता हूं, 9 + 2 11, डिविजिबल नहीं है। y = 3 रखता हूं, 9 + 3 12, डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही 4 और 5 ना होके अब कितना होगा 6, 9 + 6 करूंगा तो 15, फिर 9 + 9 y = 9 रखूंगा तो 9 + 9, तो ये कितना हो गया 18, तो ये भी डिविजिबल है। ठीक है ना। ऐसे ही y = मैं कितना रख सकता हूँ 9 10 11 12, भाई 9 + 12 कितना हो गया आपका 21। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैं 12 रखता हूँ तो 1 5 1 2 3, क्या ये 4 डिजिट नंबर है, नहीं, हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर हमारा कहाँ तक बनेगा, ये 12 तक हम जा ही नहीं पाएंगे। हमारा 4 डिजिट नंबर सिर्फ 3 ही केसेस में बनेगा, 4 केसेस में 0 3 6 और 9। जब ये वैल्यू रखता हूं मैं तो 1503 1533 1563 और 1593, ये 4 डिजिट बनेंगी मेरे पास, जिसमें कि जो कि 3 से डिविजिबल होंगी। अब हमको इनका सम करना है, तो 0 + 3 + 6 + 9, 9 और 6 15 16 17 18, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा, समझ आया आराम से। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए जितना जल्दी हो पाएगा, क्योंकि 6 दिन बचे हैं, 6-7 दिन बचे हैं बस अब। ठीक, द वैल्यू ऑफ दिस, अब ये तो सिंपल मल्टीपल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने देखिए ये आंसर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिख के क्या किया है कि हमको ये समझा दिया है कि पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, 10 100 जो भी है। ठीक है, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 4.8। अब अगर ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 10, पॉइंट हटाऊंगा तो 10, पॉइंट हटाऊंगा तो 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया आपका 12 बार, थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, 12 बार, क्योंकि 24 है हुआ आपका। ठीक है, अब 2 से ये 6 बार गया तो ये 5 बार। ठीक, ये 24 बार गया तो ये अगेन 5 बार। ठीक है नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 × 5 कितना हो गया 25, तो डिनोमिनेटर में 25 सब जगह आ रहा है, तो हमारा ये आंसर तो सही है। अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। 7 × 6 × 24, राइट, तो 6 चौक 24, 25 6 दूनी 12 13 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25, तो 7 चौक 28 7 चौक 28 29 30, 3 7 1 7 और 3 10, तो ये आंसर आपका फाइनल। वो आंसर कौन सा हो गया 2। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 2। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे x में अगर मैं -x जोड़ दूं तो आंसर क्या हो जाता है आपका 0। ठीक है ना, तो सेम वही वैल्यू हमको यही निकालना है, यही होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है x इनवर्स इक्वल्स टू, मैं कई बार बता चुका हूँ 1/x होता है,
तो 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 1/8। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/8 इंटू 1/-7, अच्छा 7 भी 3 बार है, -7 -7। ठीक है, 1/8 और माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो ये -7 तो माइनस ही रहेगा, और 7 का क्यूब हमारा क्या होता है 343। तो -1/8×3 = 24, 8 चौक 32, 34, 3 8 या 24 25 26 27। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। अब इसका मेरे को एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, तो जैसे अगर मैं लिखूंगा अगर मैं लिखूंगा x प्लस -1/2744 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, x -1/2744 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना बोल पाऊंगा मैं 1/2744 प्लस का हो गया ना, वही मेरा क्या हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया। तो फोर्थ का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, थर्ड। Question number 5. If x and y are respectively the HCF and LCM or 135 this, then the value of x upon y. कुछ नहीं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हमने तो वही सिंपल फैक्टर करने के अलावा और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है हम लोगों पे, तो हम लोग 5 से डायरेक्ट करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 3 नाम 27, 3 तरह के 9 और 3 एकन 3, राइट। एंड 108, तो 2 से 2 5 10, 2 चौक 8, 2 108 है ना, हाँ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तरह के 9 और 3 एकन 3, एंड 198, 2 से 2 नाम 18, 11 9 99, 3 तरह के 9, 3 एकन 3, राइट। तो अब हमको पहले सबसे पहले क्या निकालना है HCF, तो मैं पहले सबके फैक्टर लिख लेता हूँ यहाँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 इंटू 3 यहाँ है, 3 इंटू 3 यहाँ है, 3 इंटू 3 यहाँ है, तो HCF मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है नहीं, सॉरी, तो ये कितना हो गया 9, तो HCF हो गया मेरा 9। अब LCM निकालना है मुझे, ठीक है, तो मेरा LCM कैसे निकलेगा, जो सब में आ रहा हूँ 5, ठीक है, 5 कहीं और तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार 3 3 3, राइट, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, अब ये 3 इंटू 3 इंटू 3 ये भी खत्म हो गया, और ये 2 बार था तो ये भी कोई मतलब नहीं बचा, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं हम लोग, 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ये 2 एक खत्म हो गया, और 11, तो ये आपका कितना हो गया, सिंगल टाइम ले लेते हैं ना सारा डिजिट, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 27 इंटू 4 इंटू 11, करेक्ट। तो इफेक्टिव कितना हो गया ये 44 इंटू 27 इंटू 5, ठीक है। तो उस केस में अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमको क्या करना है एक्स अपन वाई तो निकालना है, तो HCF क्या है मेरा x है, और y क्या है LCM, ठीक है, तो ये है मेरा y और ये है मेरा x, तो इफेक्टिव x अपन वाई, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं x अपन वाई, x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है, क्योंकि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाता है लाइक ऐसे कैलकुलेशन करने में, तो ये 9 से ये कट गया ना 3 टाइम्स, तो 1 अपॉन ये कितना आ गया 5 या 15, 15 इंटू 44, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 66, तो x अपॉन वाई, तो आंसर क्या आ गया 1/660, आंसर हो गया आपका फोर्थ, ठीक है ना। तो फिफ्थ का आंसर हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर हो गया इसमें 1/660। इसमें कुछ नहीं किया था मैंने, लाइक इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद मैंने इनका LCM और HCF निकाला,
ठीक है नहीं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद फिर यहां से दोनों को x अपॉन वाई कर दिया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो ये हमसे कह रहा है देन ये फैक्टर किसके इक्वल होगा। हमको p दिया हुआ है, तो जो जो कह रहा है क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चंस में, इक्वेशंस में जनरली जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही करते जाओ आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई है इंटू क्यू, तो इंटू लाइक पी क्यू लिखा है ना, इसको थोड़ा साफ सा कर लें, है ना। तो क्यू कितना है 3xy माइनस 5x³ y4, ठीक है, प्लस 2x³ y², यही तो है, ठीक है नहीं। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, p लाइक 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, ये वैल्यू हमने से लिखा है 3xy माइनस दिस, ठीक है। पी क्यू का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना, और ये हमारा समेशन में एक्स क्यू। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई हैं तो ये भी तो एक अलग वैल्यू है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ ना, जिससे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा इजी हो जाए। ये x³ वाई स्क्वायर है, ये x² वाई है, तो कम से कम मैं एक एटलीस्ट x² वाई बाहर ले लेता हूँ, तो ये यहाँ 1/2 बचा, तो ये हो गया 3xy माइनस 5x³ y4, यही तो वैल्यू है, प्लस अब ये कितना है बचेगा यहाँ पे 2, तो मैंने कुछ किया नहीं था, x³ में से x² कॉमन लिया तो x, और y² में से y कॉमन लिया तो y बचा यहाँ, ठीक है नहीं। तो x² y, ठीक है, ये बार बार पे क्यों आ जा रहा है स्टाइल, पता नहीं, आई डोंट नो, पेन थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, चलो इसको बाद में देखते हैं। तो अब इस जगह पे मैं क्या करूँगा, लाइक इस ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा 1/2, और ये हो गया मेरा 5/2 x³ y4 प्लस 2xy, देखिए xy यहाँ पे xy यहाँ पे, तो 3/2 3/2 है, यहाँ पे 2 है, तो इफेक्टिवली हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइक मैं अगर देखूँ तो 3/2 प्लस 2, xy का फैक्टर तो कॉमन है ही, तो 2, तो ये हो गया 3 + 4, तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है 7/2, ठीक है, तो 7/2 हो जाएगा यहाँ पे x² बाई, और ये हो गया मेरा 7/2 xy माइनस 5/2 x³ y4, ठीक है ना। अब इसको आपस में आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 7/2, अब x और x³ x², तो x³ हो गया y इंटू y² हो गया, माइनस 5/2, फैक्टर तो एज इट इज है क्योंकि बाहर मेरा कोई फैक्टर तो है नहीं, x³ इंटू x², तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 5, और y की पावर 4 है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 5। अब ये देख लीजिए आंसर में है या नहीं है, यहाँ मिला लेते हैं हम लोग नीचे, लेकिन मुझे चाहिए 7/2 x³ y² के साथ, तो x³ y² के साथ 7/2 मेरा यहाँ आ रहा है। अब ये आंसर पूरा मिला लेते हैं, माइनस 5/2 x⁵ y⁵, तो ये आंसर हमारा थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है नहीं। ये PQ जो लिख के इन्होंने दिया है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इन दोनों डिजिट का, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। क्वेश्चन नंबर 7, x + 2z² माइनस 16a², ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है एक्चुअली। a² माइनस b² हमारा क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब इस क्वेश्चन की शक्ल देखिए आप कैसे लिखा हुआ है, x + 2z इसका स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। 16 को कैसे लिखता हूँ, 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लिया मैंने, ठीक है नहीं। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x + 2z प्लस 4x और x + 2z माइनस 4x, ठीक है ना, ये थोड़ा सा z है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4x, अब ये 4x प्लस x कितना हो गया 5x प्लस 2z, ठीक है, और ये x माइनस हो जाएगा
तो 2z माइनस 3x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार कहाँ आ रहा है। 5x प्लस 2z, 5x प्लस 2z सब में ये सॉरी इन दो में नहीं आ रहा, तो इनको हटा दो, तो या तो ये होगा या ये होगा। फिर दूसरा 2z माइनस 3x, 2z माइनस 3x, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? थर्ड, सॉरी सेकंड, थर्ड तो पहले गलत था, ये वाला 3z की जगह थर्ड बोल रहा हूँ मैं, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? 2। क्वेश्चन नंबर 8, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वो बाद में देखेंगे, पहले अब इसमें से हमको क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख लेते हैं जिससे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो इफेक्टिवली x की टर्म को इधर लाऊंगा और ये कांस्टेंट टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा, तो क्या लिखा है? x, अब 7 उधर जाएगा तो उससे तो मुझे मतलब नहीं है, 16x अपॉन 3, ये इधर आएगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 7x अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब 12 मेरा इधर प्लस का है, अब ये 7 इधर आएगा तो ये कितने का हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 7, ठीक है ना। अब अलग अलग सोल्व करने से बेटर है कि मैं एलसीएम ले लूँ डायरेक्ट 6, ठीक है नहीं। अब एलसीएम लेके, एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू, मैं एलसीएम ले लिया मैंने 6, 12 में से 7 गए तो कितना बचा? 7 और 5 12, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है नहीं। अब एलसीएम ले लिया मैंने 6, तो x के नीचे क्या था? 1, तो इफेक्टिवली 6x हो गया ये, माइनस 3 से 2 बार कटा, 16 दूनी 32, 2 से 3 बार कटा, 3 सत्ते 21, साइन तो प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस प्लस। अब देख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस के साथ साथ हम लोग सॉल्व भी करते जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम में लाइक जल्दी जल्दी 2 स्टेप एक में कैसे मर्ज करते हैं हम लोग, लाइक 32 माइनस का है 21 और 6 कितना हो गया मेरा? ये 21 और 6 हो गया मेरा 27x माइनस 32x इक्वल्स टू 5 6 के 30, मल्टीप्लाई कर लिया इधर क्रॉस, तो माइनस कितना बचा? 27, 5x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू 30 बटे माइनस 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 6, तो ये x की वैल्यू आ गई अभी। लेकिन हमको अब ये देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो या तो ये है कि इन इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, इनको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो आप, और या फिर ये है कि -6 रख के देख लो सब में, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इक्वेशन सॉल्व करना, जिससे कि और ज़्यादा आप सॉल्यूशन समझ पाएँ। तो यहाँ पे है लाइक 2x इक्वल्स टू, क्या कर सकता हूँ मैं? 5 प्लस 10, 10 को इधर लाया मैं तो प्लस का हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 यानी कि 7.5। क्या ये 6 के बराबर है? नहीं, ठीक है ना। जब ये 6 के बराबर नहीं है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सही आंसर है? नहीं बोल सकते, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? गलत, ठीक है। अब करते हैं दूसरा, तो दूसरा आंसर क्या है? 5x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 26, तो 5x इक्वल्स टू माइनस 26 माइनस 4 यानी कि माइनस 30, तो ये है 5x, तो x इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन 5 यानी माइनस 6। क्या हमारा ये आंसर मैच कर गया? तो फिर आंसर कौन सा हो गया हमारा? लेकिन फिर भी बाकी की क्वेश्चन आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 25, तो 3x इक्वल्स टू 25 प्लस 7, तो 25 और 7 32, तो x इक्वल्स टू 32 बटे 3, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10.6 और समथिंग, लाइक आप डिवाइड करते जाइए, बट वो -6 नहीं आएगा, मेरा फोकस उस पे है कि -6 पे जाएगा। कंसेप्ट पे समझिएगा आप, कैलकुलेशन पे तो आप कोई गलती हो तो सॉरी आप देख लीजिएगा, नहीं तो बता दीजिएगा मुझे यहाँ भी जो भी गलती हुई हो कैलकुलेशन में, लेकिन कंसेप्ट पे हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 15, तो माइनस 11, तो x इक्वल्स टू माइनस 11/2 यानी कि माइनस का 5.5, तो क्या ये 6 है? नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा सही है।
कैसे किया हमने, जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें से x की वैल्यू निकाल ली जो कि आई मेरी -6। अब -6 या तो इनको भी सॉल्व कर लो आप, इसका भी -6 आ जाए, अगर नहीं कर रहे हो तो आप -6 यहाँ रख दो। 2 इंटू, जैसे अगर मैं ये आंसर में रख के दिखाऊँ आपको 5x वाले में, तो जैसे जो एक सही आंसर है 5 इंटू -6 प्लस 4 इक्वल्स टू 26। तो 5 छक्के 30, -30 प्लस 4 -26, तो -26 इक्वल्स टू -26। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो सारी वैल्यू रख के, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 9, अ शॉपकीपर परचेज्ड 2 टेबल, मतलब एक दुकानदार ने 2 टेबल खरीदी फॉर अ टोटल ऑफ 9,000 रुपये, 9,000 रुपये की खरीदी, एंड मार्क्ड, मतलब उनको मार्क कर दिया, द प्राइस ऑफ ईच टेबल इज 5,000, मतलब 9,000 की 2 खरीदी, अब उनको 5,000 की एक टेबल के रेस्पेक्ट में मार्क कर दिया, तो 2 टेबल कितने की हो गई हमारी, 2 टेबल हो गई हमारी 10,000 की, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, इफ ही सोल्ड ईच टेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 2%, अब 5,000 पे 2% कर लो या 10,000 पे कर लो, ईच टेबल भाई दोनों पे डिस्काउंट दिया है तो सीधा 10,000 का ही निकाल लो आप 2%। तो 10,000 का लाइक एग्जाम में करते समय थोड़ा ख्याल रखते हैं हम, आई डोंट नो ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2% 10,000 का 200 रुपये, 200 रुपये का उन्होंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया मतलब 10,000 में से हमने 200 माइनस कर लिए, तो हमारा कितना बचा 9,800 रुपये बचे, ठीक है ना। अब जब हमारे 9,800 रुपये बचे, जब 9,800 रुपये बचे तो अब हमको ये देखना है कि देन हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। अब आप देखिए 9,800 रुपये फिर भी उसको मिल गए, और जबकि खरीदे कितने की थी 9,000 की, तो गेन कितने का हो गया भाई, जितना हमने बेचा माइनस जितने का हमने खरीदा, तो 800 रुपये का गेन हुआ है। अच्छा परसेंट नहीं पूछा है तो डायरेक्ट आंसर ही है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें उसने दुकानदार ने, क्वेश्चन में वापस बोल देता हूँ, 9,000 रुपये की 2 टेबल खरीदी, उनको एक एक करके टैग कर दिया 5,000, मतलब 10,000 की उसने दोनों वैल्यू मार्केट वैल्यू लगा दी दोनों टेबल की। फिर उन दोनों टेबल पे उसने 2% डिस्काउंट दे दिया, 2% डिस्काउंट मतलब 200 रुपये डिस्काउंट 10,000 पे, तो टोटल कॉस्ट हो गई 9,800 रुपये। अब 9,800 मतलब मेरे को मिल गए, 9,000 की मैंने खरीदी थी, तो इफेक्टिव गेन कितना हो गया मेरा, प्रॉफिट 800 रुपये, बस वही निकाला है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें कह रहा है कि इज अ बाइनोमियल देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था जो अभी हमने सॉल्व करके डाला था उस पर यूट्यूब पे, इससे जस्ट पहला वाला, ठीक है। तो हमसे कह रहा है एक द्विपद है, द्विपद मतलब सिर्फ 2 ही टर्म रहे हैं एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो m का संभव मान क्या होगा। अब देखिए m के जो ऑप्शन दिए हैं आप उससे 1 सेकंड में बता सकते हो कि क्या क्या आंसर होगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन देख के भी बता सकते हो। इसमें इफेक्टिवली कितने हैं, लाइक 3 लिखे हुए हैं, हमको चाहिए 2 कब होंगे, अगर हम m को 0 भी कर दें तो भी ये 5 एक कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, ठीक है। थ्योरेटिकली मैं अगर इसको क्वेश्चन में अप्रोच करूंगा तो कैसे करूंगा, तो सिंपल सी बात है कि ये इन दोनों में अगर ये वैल्यू ऐड हो जाए, या तो एक्स स्क्वायर की टर्म में ऐड हो जाए या एक्स की वैल्यू में टर्म हो जाए, ठीक है, तो फिर ये 2 ही पद बचेंगे मेरे, 2 ही टर्म बचेंगी, तो या तो x की वैल्यू 1 हो जाए यानी कि m इक्वल्स टू 1, या x की वैल्यू 2 हो जाए, तो आंसर में कौन सा कर सकता हूँ 1 और 2 बोथ, करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन वे में अगर हम जाएं तो मैं जैसे ऐसे लिख सकता हूँ 5x, अब आंसर इसने दिया है 3, तो m इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या इसमें 2 पद हो रहे हैं, नहीं, तो ये आंसर गलत है। अब दूसरा मैं करता हूं 2 रखता हूं, तो 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x, 5 और 2 7x स्क्वायर प्लस 3x, क्या 2 पद हो गए, बिल्कुल हो गए। अब एक रखता हूं 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो 2x स्क्वायर 5 और 3 8x, 2 पद हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए। तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है,
ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आंसर में ये भी दे दिया कि बोथ, तो हम आंसर कौन सा करेंगे? इफ पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ज्योमेट्री में तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए करते जाओ, आंसर आ जाता है, सोचना नहीं है उसमें, दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाता है। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस इन विच पी एस आर इज 70 डिग्री। ठीक है, तो मैंने एक रोम्बस लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ से पी क्यू आर एस, एंगल पी एस आर, ठीक है, पी एस आर, ये वाला एंगल जो है वो मेरा कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, देन 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर ये जब भी निकालने होते हैं इनको मैं x लिख लेता हूँ, ठीक है, 2x प्लस, अब 3 एस पी आर, एस पी आर मतलब यहाँ पे इन्होंने ये डायगोनल बना दिया ये वाला, तो ये मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे लेकिन पहले हम बात करते हैं एक आपके इसकी रोम्बस की। रोम्बस को हम हिंदी में शायद समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि सामने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और इसके जो डायगोनल हैं वो एंगल्स को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो जैसे ही मैं ये बोला हूं तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर मेरा Q, एंगल S इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू कितना हो गया? 70 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल P इक्वल्स टू कितना होगा मेरा? एंगल R होगा। और किसी भी चतुर्भुज के टोटल एंगल सम कितना होता है? एंगल सम होता है हमारा 360 डिग्री। तो दो एंगल मेरे हो गए 70, 70 प्लस 70, और दो एंगल इक्वल हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल P लिख लेता हूं मैं, हो गए ना। चारों एंगल को आप कैसे लिखोगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल S और एंगल Q 70 70 ये लिख लिए मैंने, और P इक्वल्स टू R है तो वो 2 टाइम्स P लिख लिया मैंने, या 2 टाइम्स R लिख लो आप, ठीक है। मैं एंगल नहीं लगा रहा हूँ, 2P लिख ले रहा हूँ यहाँ। तो 360 माइनस ये कितना है? 7 और 7 14, यानी कि 140। तो 0, 6 में से 4 गए तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2। तो P इक्वल्स टू 220/2, तो इफेक्टिवली एंगल P कितना आ गया मेरा? 110। ये P और R जो हैं वो मैंने कंप्लीट एंगल निकाले, ये कंप्लीट। लेकिन Y क्या है हमारा? Y इक्वल्स टू जो हमारा है, चलिए रेडी रहने देता हूँ, वो है P/2, क्योंकि आधा डिवाइड हो रहा है। तो उस केस में हमारा ये कितना हो जाएगा? 55, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली थी 70 डिग्री, ठीक है, और y की ये हो गई। तो मेरे को तो एक्सप्रेशन में तो रखना है, 2 इंटू एक्स की होगी मेरी 70 डिग्री, 70 प्लस 3 इंटू वाई की होगी मेरी 55। तो 7 दूनी 14, 140, और 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, यही तो हो गया 165। और दोनों को जब मैं सम करूंगा तो कितना हो गया? 5, 6 और 4 10, 1 बचा मेरा, 1 1 2 और 1 3, ये हो गया आंसर। है कहीं? हाँ है, आंसर नंबर 2, ठीक है। नहीं, ये प्रॉपर्टीज आपको, क्योंकि इसके अलावा हमको कोई और डिटेल पता भी नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी हम ना लगाएं तो कोई और तरीका है जिससे हम आंसर निकाल पाए? नहीं, इसीलिए उसने साफ बोल दिया यहाँ रोम्बस। बोलने को तो वो स्क्वायर बोल देता, रेक्टेंगल बोल देता, लेकिन फिर प्रॉपर्टी बदल जाती ना, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज लीनियर सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री? ये सिमेट्री का क्वेश्चन हर बार आता है, आप अच्छे से समझेंगे इस पे, ठीक है। नहीं, तो जैसे हमने कहा सर्कल, सर्कल में ऐसे करिए आप तो लीनियर सिमेट्री, मिरर इमेज है, ऐसे करिए तो भी मिरर इमेज है, ये वाला पार्ट पूरा इसके बराबर है। सर्कल को आप घुमा दीजिए, सर्कल को कैसे भी घुमाइए वो सर्कल ही रहेगा, इधर घुमाइए, आप इधर घुमाइए, ठीक है, तो भी वो सर्कल ही। तो सर्कल में अगर सर्कुलर सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री नहीं है तो फिर वो सर्कल भी नहीं है।
तो आप आंसर ये गलत है, क्योंकि नो रोटेशनल सिमेट्री बताना है हमको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके रोम्बस की, ठीक है। तो रोम्बस ये कुछ ऐसी शक्ल का होता है। अब लीनियर सिमेट्री तो होती है इसमें, लाइक ऐसे डिवाइड करिए या ऐसे करिए, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ऐसे ऊपर वाला, ये एक ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे करेंगे तो साइड वाले लेफ्ट राइट वाले। लेकिन अगर आप इसको 90 डिग्री घुमा दो तो वापस यही बन जाएगा ना, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, तो रोटेशनल सिमेट्री भी हो गई, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। ये हो गया रेक्टेंगल, लीनियर सिमेट्री है, आधा ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। अब इसको रोटेट कर दो, तो 90 डिग्री रोटेट करोगे तब तो ऐसे बनेगा, लेकिन एक बार फिर से 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो वापस यही आ जाएगा। लाइक जैसे अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए आएगा, ये बी आएगा, तो ए और बी, तो वापस वही बन गया ना, बी ए और ए बी, तो रोटेशनल सिमेट्री हो गई ना। जब इन तीनों में नहीं है तो ऑप्शन में कौन सा बचा हमारा? फोर्थ। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, काइट कुछ ऐसे करके होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ एक ये डायगोनल सिमेट्री होता है कि ये ट्रायंगल इक्वल होते हैं। अब आप इसको रोटेट करो, जैसे ही आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो कुछ ऐसा करके बन जाएगा, ठीक। एक बार और 90 डिग्री करोगे तो ये बड़ी वाली लेग्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगी और छोटी वाली नीचे। तो क्या ये दोनों फिगर एक जैसे हैं? नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? काइट। काइट में लीनियर सिमेट्री है सिंगल, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। 13. The two interior opposite angle corresponding to exterior angle 140 corresponding to an exterior angle 140 of a triangle are 60 and x, then the value of 3x plus 20। मतलब कह रहा है एक त्रिभुज के एक बहिष्कोण 140 के संगत दो अभिमुख अंतः कोण 60 और x हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहले ये समझ लें, ये कहना क्या चाह रहा है। इतना टिपिकल लैंग्वेज में बोल दे रहा है। मैंने बोला ए बी और सी और ये डी, ये हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्कोण, इसको मैंने बोल दिया 140 डिग्री, ठीक है। इसके अभिमुख यानी कि इंटीरियर एंगल, ये और ये हो गया x और ये हो गया y। नाम रख लिया, x y मत रखो क्योंकि क्वेश्चन में भी x और y पूछा है, तो समझने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, अरे ट्रायंगल ही उड़ गया, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, a और b कर लेता हूँ, ये हो गया a और ये हो गया b। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 140। ये जो एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। वो प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, लाइक ये जो टोटल एंगल होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस a माइनस बी, और ये भी 180 है, तो C की वैल्यू जो आप यहाँ रखोगे तो ये प्रूव हो जाता है कि ये सम है। परिमेय बोलते हैं या फिर आपका प्रूव कैसे करते हैं ट्रायंगल में, वो समझ गया आप कंसेप्ट, ठीक है। ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 एंड x। अब a इक्वल्स टू मैंने बोल दिया कि इन्होंने 60 दिया है और b इक्वल्स टू दिया है x, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 60 प्लस x इक्वल्स टू 140, तो x इक्वल्स टू 140 माइनस 60, तो कितना आ गया आपका 80, करेक्ट। और जब 80 आ गया तब तो फिर एक्सप्रेशन में रख ही लेते हैं, तो आंसर भी आ जाएगा हमारा 8 2 16 8 3 24 प्लस 20 बोले तो 260, ठीक है। नहीं, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी आपको, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आपका फोर्थ। 14. Two corresponding angle formed by the intersection of two parallel lines by a transversal line are x and 70. Then the value of 4x and 30. कह रहा है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने दो संगत कोण x और 70 हैं, तब ये वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो 99 लाइक क्या बोलूँ मैं, ऐसे लाइक बोल सकते हो आप कि इफेक्टिवली जैसे ये दोनों हैं रेखा।
अब ये एंगल आपका 70 है और ये एंगल आपका x है, ठीक है। तो अब आप इफेक्टिवली देखो तो ये x और ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो ये 70 है तो ये x है, तो x इक्वल्स टू ही 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप ऐसे ना समझना चाहो तो x 70 है तो ये भी 70 होगा, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए, तो वापस से x इक्वल्स टू 70 होगा, ठीक। एंड मतलब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, बट ये एंगल आपको पता होना चाहिए, ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे, ऐसे ही ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ये आमने सामने के एंगल है, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। जैसे अगर मैं वापस से साफ से एक फिगर में बताऊं तो ये एंगल x और y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 180। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं पैरेलल लाइंस की और इंटरसेक्शन लाइक आपके ट्रांसवर्सल लाइन की। तो x इक्वल्स टू इफेक्टिवली आपको 70 ही दिया हुआ है, तो 4 इंटू 70 माइनस 30, 7 चौक 28 माइनस 30, आंसर आ गया 250, ठीक है नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 14 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। पॉइंट P एंड S लाई ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट QR, मतलब मेरे को एक कोई लाइन सेगमेंट है Q एंड R, कोई P और S दिए हुए हैं, PQ इक्वल्स टू SR, मतलब ये और ये एक एक डंडा जो मैंने खींचा है वो लाइन आपस में इक्वल है, ठीक है। PR इक्वल्स टू SQ, अच्छा ये ऐसे करके भी इन्होंने मिलाया है, तो ये वेरी लाइन भी इक्वल है और ये तो कॉमन है ही, तो तीनों लाइन इक्वल होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, साइड साइड साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, राइट। ये गलत साइड पे टिक किया मैंने, हाँ ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला गलत है यहाँ पे, ठीक है। मुझे मालूम था कि ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है और ये साइड हमारी कॉमन है, तो तीनों साइड्स बराबर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब देख लीजिए किस पैसन में लिखा हुआ है। फर्स्ट ट्रायंगल जो लिखा है PQR लिखा है, तो हमको PQR को फॉलो करना है। जब हम ऐसे करके जा रहे हैं तो इधर से कैसे करके आएंगे, ऐसे करके ही तो आएंगे, तो SRQ चाहिए मुझे। अब SRQ जहां लिखा हो वही आंसर है, SQR आंसर हो सकता है, SQR ऐसे जा रहे हैं, गलत, SRQ सही आंसर, RQS जा ऐसे ही रहे बट S से शुरू नहीं हो रहे, गलत, QRS QR और QRS उल्टा ही जा रहे हैं, तो आंसर कौन सा सही हो गया हमारा, सेकंड। यहां से पॉइंट जो ले रहे हो आप, लाइक QR आ रहा है तो RQ इधर से आना चाहिए, ठीक है ना। सेम लाइन के रेस्पेक्ट में, पहले हमने ये इक्वल लाइन ली, फिर हमने ये वाली लाइन ली, फिर हमने ये वाली लाइन ली, ठीक है नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 5 मीटर इज दिस। अब देखिए ये सर्कुलर की एक कोई फेंसिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी परिधि पेरीमीट्री तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ। तो सर्कल की पेरीमीट्री का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, तो वहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस, लेकिन 2πr निकालने के लिए मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, क्योंकि ये मीटर यहाँ पे ये दिया हुआ है कॉस्ट के रेस्पेक्ट में। तो पेरीमीट्री कहाँ से निकलेगी मेरी, पेरीमीट्री हो जाएगी 440 टोटल खर्चा हुआ डिवाइडेड बाई 1 मीटर का जो भी खर्चा है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो डिवाइड जब भी करोगे तो मीटर में आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं R निकाल लेता हूँ, R आ जाएगा तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², सिंपल, राइट। एक अप्रोच कैसे करना है बस वो समझ जाए ना हम क्वेश्चन में, तो चाहे सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो हम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि इसका आंसर ये है, अप्रोच हम कैसे कर रहे हैं हमको वो देखना है। एरिया सर्कल कितना हो जाएगा आपका AC पाई, यानी कि 22/7, R² मतलब 440 इंटू 440 अपॉन 5 इंटू 2π इंटू 5 इंटू 2π, यही तो है, लाइक डिवाइड ही तो कर रहे हैं हम लोग 440 अपॉन 5। तो बस अब डिवाइड कर लेते हैं, ये पाई की वैल्यू क्यों रखती है हमने, यहाँ पाई कर लेते हैं, ठीक है नहीं।
तो मैं थोड़ा साफ सुथरा सा लिख लूँ इसको ऐसे। ये तो हमने आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया इसको, आर को 440 5 इंटू 2 पाई 5 इंटू 2 पाई, राइट। और यहाँ पे कितना था पाई, ठीक है नहीं। तो अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो जो बचेगा मैं वो लिखूंगा यहाँ पे कि लाइक 5 दूनी कितना होता है 10, 5 दूनी 10, तो ये 10 से ये 0 खत्म हो गया ना। तो इफेक्टिवली मेरा कितना बचा 44 इंटू 44 अपॉन 1 पाई, यानी कि 22 इंटू 7, यही तो बचा हमारा, ठीक है। 22 से ये 2 बार, तो कितना हो गया 44 इंटू 7 दूनी 14, 14 चौक 56, 5 14 चौक 56 और 5 61, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया 616। कैलकुलेशन में जो भी कटाए उसको ख्याल रखा करो, तभी तो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, जनरली छोड़ देता हूँ वैल्यूज को, क्योंकि पाई सीधा कट गया, उसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो एग्जाम हॉल में टाइम जाता है, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो फिर से वापस टाइम दूँ, तो जो कट पिट रहा है उसको काट दो। क्वेश्चन में हमको फील्ड दिया हुआ था तो उसकी वैल्यू जब दे दी फेंस लगाने की, तो उससे हमने परिधि निकाल ली, उसकी परिधि से हमने रेडियस निकाल ली, रेडियस से हमने उसका स्क्वायर एरिया निकाल लिया स्क्वायर करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं हम लोग। इसका आंसर हमने टिक किया था ना, हाँ 616, ये हिंदी वाले में ये 616, ठीक है ना। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ। अब देखिए दो स्क्वायर, एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होगा बी ऑल एल, और इसमें क्या होगा एस एस। अब बोल रहा है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एस स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। ये दोनों मैंने इक्वल कर दिए, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया एस स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ मेरे को दी गई है 18 और बी, ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। अब इसमें से ना तो मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना बी की, क्योंकि दोनों ही डिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना। तो अब मुझे एक कंडीशन और चाहिए अप्रोच करने का तरीका, लाइक हाउ वी थिंक, सोचते कैसे हैं। अब या तो मुझे आप एस की वैल्यू दे दो तो मैं बी की वैल्यू निकाल लूँ और फिर आगे जो भी क्वेश्चन पूछा है, या बी की वैल्यू दे दो कंडीशन तो मैं एस की वैल्यू निकाल लूँ, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो डिपेंड करेगा। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। ये दूसरी कंडीशन दे दी जिसमें से कि मैं या तो एस निकालूंगा, अब क्योंकि कंडीशन किस में दी है स्क्वायर में वर्ग में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा एस की, ठीक है। तो पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीट्री रेक्टेंगल कब निकलेगा जब एस निकल जाएगा तो बी निकल जाएगा, और पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स एल प्लस बी, भाई एल एल और बी सबको जोड़ दो, बी प्लस बी 2b एल प्लस एल, तो ये हो गया आपका पेरीमीट्री। तो b निकालने के लिए s चाहिए और s निकालने के लिए कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन दी हुई है तो उसको अब हम लगाते हैं। ये है स्क्वायर, ये हो गए इसके डायगोनल। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और बाई लाइक आधा आधा डिवाइड करते हैं। 12 सेंटीमीटर है ये, तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6। तो अब आप देखिए, ये मैं थोड़ा पेन चेंज करूंगा, ये एक मेरा क्या बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल भी कौन सा बन गया 90 डिग्री समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया लंब, ये हो गया कट, तो ये हो गया x। तो इसको सोल्व करने के लिए फिर अब मैं क्या करता हूँ कि लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 36 72, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 72। सॉल्व नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉल्व में नहीं जाना है हमको, ठीक है। तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू। x क्या है मेरा x ही तो साइड है, राइट, यही तो है हमने साइड जो ली थी इसकी, ठीक है ना। तो s इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ 72। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू रख देता हूँ, एस स्क्वायर कितना था मेरा 18b,
implies that 72 अंडर रूट स्क्वायर इक्वल्स टू 18b। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि ईजी हो जाए आपको समझने में। तो यहाँ पे अब ये मेरा कितना हो गया, लाइक अंडर रूट ऑफ 72 का स्क्वायर, यही तो लिखा है 18b। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 72 इक्वल्स टू 18b, तो b इक्वल्स टू 72 अपॉन 18। तो आंसर कितना आ गया आपका, b इक्वल्स टू आ गया 4। अप्रोच समझे ना आप, कि लाइक जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई, उन्होंने कहा कि स्क्वायर बराबर एरिया बराबर है स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, तो मैंने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। फिर हमसे बोल दिया कि लेंथ 18 है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम स्टक हो गए कि भाई हमको या तो एस चाहिए या बी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि भाई पेरीमीटर चाहिए रेक्टेंगल की, तो उसके लिए मुझे एल तो मालूम है लेकिन बी नहीं मालूम है। तो बी निकालने के लिए फिर मुझे एस चाहिए। तो एस निकालने के लिए उन्होंने कंडीशन दे दी कि भाई उनके डायगोनल जो हैं वो 12 मीटर के हैं, मीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो स्क्वायर के डायगोनल की प्रॉपर्टीज मुझे मालूम है, वो हाफ हाफ डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, करेक्ट। तो उस केस में मेरा ये यहाँ से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लिया, एस निकाल लिया, और वो एस की वैल्यू रखने के बाद मेरा बी आ गया 4। तो क्या पेरीमीटर नहीं निकाल सकता मैं, 2 टाइम्स एल कितना है मेरा 18 और ये कितना है 4, तो 2 टाइम्स 18 और 4 22, 22 दूनी 44। तो इफेक्टिवली आंसर मेरा कितना आ गया 44। कौन सा करेक्ट आंसर है, थर्ड। अप्रोच लाइक कैसे कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या वैल्यू निकालनी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यू, ठीक है। अब क्यू में आपकी कितनी साइड्स होती हैं, बहुत सारी साइड ही साइड हो जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी से मेरा मतलब है कि ये हो गई आपकी सारी क्यू, राइट। तो जैसे 2 सरफेस आपके ये हो गए, 2 सरफेस ऊपर नीचे, तो टोटल मिला के 6 तो सरफेस हो जाते हैं आपके। फिर ये कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यू, तो 6 सरफेस हो गए, और एक सरफेस का एरिया कितना होता है एस स्क्वायर, क्यू की साइड बराबर होती है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है क्यू का, सॉरी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यू का, पेन इसमें मजा नहीं आ रहा, राइट। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6 एस स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस का एरिया कितना हो गया एस एस, तो एस स्क्वायर, और टोटल कितने 6 सरफेस हैं 6, तो 6 एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू मुझे कितना दे दिया 1176, ठीक है ना। एस ठीक है ना, तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1176 अपॉन 6, तो 6 से 1 बार गया 5 बचा, तो 6 से अभी कितनी बार जाएगा 6 नाम 54, 55, 56, 57, 3 बचा, तो 36 हो गया, तो 6 196। तो इफेक्टिवली एस स्क्वायर इक्वल्स टू 196। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। ये 20 तक तो हमको स्क्वायर वैसे भी याद करने हैं, ठीक है ना, एग्जाम में जाने से पहले। तो ये हो जाता है आपका 14 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का होता है 169, 14 का 196 और 15 का 225, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एस निकल आया मेरा। अब हमसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यू। वॉल्यूम कितना होता है एस क्यू बाई लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम आ गया आपका। अब तीनों इक्वल हैं, एल इक्वल्स टू एस, बी इक्वल्स टू एस, तो तीनों का मल्टीप्लाई एस क्यू हो गया। तो ये हो गया 14 का क्यू, ठीक है नहीं। तो ये 14 का क्यू जब आप निकालेंगे, लाइक कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, तो वो कितना हो जाता है आपका, ये इफेक्टिवली आपका हो जाएगा 14 इंटू 14 196, तो अभी हम निकालेंगे इंटू 14, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2744। तो आंसर में है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स है, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन सिंपल एक फॉर्मूला लगाना था 6x स्क्वायर और फिर वॉल्यूम का एस क्यू। क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉक्स कंटेन सम स्लिप्स ऑन विच नंबर्स दिस एंड रिटन
one number on one slip. The slip is taken out from the box at a random. What is the probability that selected slip where a number divisible by 2 or 3? तो इस क्वेश्चन को करते हैं जब हम लोग, तो या तो ये है कि भाई मैं 15, 16 से 51 तक टोटल नंबर लिखूं, लाइक जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, और फिर मैं ये देखूं कि कौन सा नंबर किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है। टिल कहाँ तक लिखूं मैं? 51 तक, ठीक है। और फिर सबसे पहले मैं देखूं कि 2 से 16 डिवाइड हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, फिर उनको काउंट करूं, लाइक 20 हो रहा है, 22, तो लास्ट नंबर कौन सा जो डिवाइड होगा? 50 होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर मैं करूंगा तो ये टोटल 2 से डिविजिबल नंबर कितने आ जाते हैं मेरे, लाइक अगर मैं डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन डायरेक्ट दूं तो 2 से मेरे नंबर आ जाते हैं 18, ठीक है। मैं बताऊंगा, एक और अप्रोच बताऊंगा उसमें, या तो मैं ऐसे काउंट कर करके लिख के पूरा 51 तक गिनती लिखता हूँ और फिर 2 से डिवीजन होने वाले देख लूँ, तो टोटल नंबर आ गए मेरे 18। फिर ऐसे ही मैं 3 से देखूंगा, जब मैं 3 से देखता हूँ तो वो आ जाते हैं मेरे 13। कैसे कि 3 से पहला नंबर जो डिवाइड होगा वो कौन सा होगा? 15 ही हो जाएगा अपने आप में, फिर 18 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, ऐसे करते करते मेरा लाइक 51 भी आपका 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 2 से। अब दिक्कत ये है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी तो डिवाइड होगा। समझने वाला कंसेप्ट इसमें ये है कि 6 से भी तो डिवाइड होगा, तो जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो नंबर मुझे हटाना पड़ेगा ना इन दोनों में, क्योंकि इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। तो जो 6 से नंबर जो मेरा डिवाइड होगा वो टोटल नंबर आएंगे मेरे 6, ठीक है। तो टोटल जो 2 और 3 से डिविजिबल नंबर होंगे मेरे वो हो जाएंगे 18 + 13 - 6, ठीक है ना। तो 18 और 13 कितने हो गए? 31 - 6 कितने हो गए आपके? 25। टोटल जो नंबर आते हैं वो हो जाते हैं आपके 25, ठीक है ना। अब आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, तो टोटल 51 से 15, तो रेंज जो हम निकालते हैं तो वो रेंज में अगर मैं देखूं तो 51 - 15 + 1, क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड है। तो ये कितने हो जाते हैं आपके टोटल यहाँ पे नंबर आप करते हैं तो 37, ठीक है। तो 37, क्योंकि 15 को हमने इंक्लूड लिया है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है 15, ठीक है। तो ये टोटल आपके हो गए 37। जब 37 नंबर हो गए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हो गए? 25, और टोटल कितने हो गए? 37। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/37। आंसर हो गया 4। अच्छा, ये तो मैंने पूरा लिख लिख के, जब आप ये सारे लिखोगे तो ये सारी वैल्यू आ जाती हैं। दूसरा तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, लाइक आई डोंट नो ये मैथमेटिक्स के सिलेबस में है या नहीं है सीटेट के, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम लोग ऐसे करते हैं तो इस जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे 2 से डिविजिबल नंबर लगाना है मुझे, तो 2 से पहला नंबर कौन सा डिवाइड होगा? 16, और लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो 50 होगा, ठीक है ना। तो a + n - 1 × d, तो a हो गया 16, n मुझे निकालना है, और d कौन सा हो गया मेरा? लाइक 2 = लास्ट नंबर कितना हो गया मेरा? 50, ठीक है। तो उस केस में मैं ये यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि मेरी कितनी आ जाएगी आपकी? 18। यही तो हमको वैल्यू निकालनी है, लाइक n - 2, ठीक है। तो ऐसे जब आप प्रोग्रेशन लगाओगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला हुआ है मीन हमको किसका बताना है यहाँ पे? लाइक मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ। मीन हमको बताना है रेंज और मीडियन का, ठीक है। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है मीन = रेंज + मीडियन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यही तो पूछा, लेकिन उसके लिए मुझे रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने के लिए हम जस्ट इससे पहले वाले पेपर में भी सुबह देखे थे। रेंज = क्या होता है? जो हमको डेटा दिया है उसमें लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर देखते हैं सबसे पहले। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? 13। अभी पहला ही नंबर से लेके चलिए आप, 13 से बड़ा कौन सा? 21। तो अब 21 हो गया मेरा लार्जेस्ट। क्या इस सीरीज में 21 से बड़ा कोई नंबर है? 25। तो मेरा लार्जेस्ट नंबर हो गया यहाँ पे 25। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट। 13 से छोटा कोई नंबर है? 12 है। 12 से छोटा कोई नहीं है, तो आंसर हो गया यहाँ पे 12। तो इफेक्टिवली जो रेंज आ गई वो आ गई 25 - 12 = 13, ठीक है। अब हमको निकालना है मीडियन।
तो मीडियन के लिए सबसे पहले देखते हैं इवन है या ऑड है डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड डिजिट हैं। तो ऑड डिजिट है मतलब n+1 डिवाइडेड बाई 2th जो भी डिजिट होगी आपकी वो क्या होगी, मीडियन होगी, यानी कि 6th डिजिट हमको निकालनी है। लेकिन ये 6th डिजिट हम ऐसे ही काउंट नहीं करेंगे, पहले इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा 12, अभी अभी मैंने देखा ही था। तो सबसे छोटा नंबर हो गया मेरा 12। जो जो नंबर मैं लिखता जाऊंगा वो मैं काटता जाऊंगा। 2 बार आ रहा है मेरा 12, दोनों बार मैंने काट दिया। मैं ये चेंज कर लेता हूँ। 12 के बाद है मेरा 13, ठीक है। 13 एक ही बार आ रहा है। फिर 13 के बाद आ रहा है मेरा 15, 15 मेरा एक बार आ रहा है, हाँ। फिर आ रहा है मेरा 17, 17 शायद मेरा 2 बार था, ठीक है। तो ये 17 और 17। फिर 17 के बाद आपका क्या आता है 19, ठीक है। तो 19 और 19 फिर 20, ठीक है। ये दोनों कट गए। फिर 21 के बाद 21 और फिर 25। तो अब 6 डिजिट देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 17। तो आपकी ये कौन सी मीडियन क्या हो गई आपकी 17 हो गई, ठीक है ना। तो अब बस आपको मीन निकालना था, तो आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे दोनों की। तो मीन इक्वल्स टू कितना हो गया 13 + 17/2। तो ये कितना हो गया 30/2। आंसर कितना हो गया आपका 15। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लाइक प्रॉपर प्रोसीजर में था ये। इसके अलावा अगर कोई और डाउट हो आपको तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड लेट मी नो, हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।